हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। आज हम देखेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी के नोट्स, क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट के नोट्स देखेंगे आज हम लोग। और ये आप लोगों को आने वाली परीक्षाओं में आप लोगों को ये हेल्प करेंगे। तो आज हम इसके नोट्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? मानवाधिकारों की घोषणा, एक नए युग का आगमन। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन की शुरुआत था। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज सुलभ मानकर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी इतिहास रहा है। तो आज हम ये सब चीज़ें इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाते रहें क्योंकि एग्ज़ाम अब आने ही वाले हैं। ईस्वी की फ्रांस की क्रांति आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह क्रांति निरंकुश राजतंत्र, सामंती शोषण वर्ग, विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग तथा प्रजा की भलाई के प्रति शासकों की उदासीनता के विरुद्ध प्रारंभ हुई थी। 1779 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण द्वितीय और तृतीय स्टेट के लोगों को असम्मान एवं शोषण करना है। फ्रांस के राजा लुई 16वें एक निरंकुश राजा थे और एक अयोग्य शासक भी थे। वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर देते हैं, हमेशा भोग विलास में लिप्त रहते थे। 1779 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1779 को बास्तिल किले से हुई। लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। समाज में 3 प्रकार के स्टेट बनाए हुए थे, ये आप नोट करके लिखेंगे यहाँ पर। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था, जिनके पास अपार धन संपदा से उन्हें राजा द्वारा कई सुविधाएं एवं मान सम्मान प्राप्त था। द्वितीय स्टेट के लोग कुलीन वर्ग में शामिल थे, उनको कम मान सम्मान प्राप्त था, परंतु इनको किसी प्रकार का शोषण ना के बराबर होता है। कुलीन जाति के लोग के पास धन कम ही होता है। तृतीय स्टेट में जन साधारण लोग आते थे, जिनके पास को विशेष अधिकार नहीं था, उनको हमेशा शोषण किया जाता था, उन्हें बलपूर्वक काम करवाया जाता और उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह कार्य कराए जाते थे। इसी वर्ग के लोगों ने राजा के खिलाफ 1779 में क्रांतिकारी, जो कि सफल एवं दुनिया का सबसे पहले क्रांति थी। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, अब हम उनको अच्छे से जानेंगे। बास्तिल फोर्ट, आप लोगों ने कॉलेज में अगर जिन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रखा होगा वहाँ पर उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन बास्तिल फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में क्वेश्चंस आते हैं और प्री में भी यहाँ से क्वेश्चंस बन के काफ़ी आए हुए हैं पहले भी। तो आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे चैप्टर को, और अच्छे से इसके नोट्स आप लोग लिखिए जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आप लोगों को हर परीक्षा में आप लोगों को हेल्प करेगा। 1779 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण तृतीय स्टेट के लोगों का असम्मान एवं शोषण करना है। निरंकुश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। सामाजिक कारण क्या है, इनको हम अच्छे से जानेंगे। अगर कभी मेंस में आता है तो आप लोग अच्छे से यहाँ पर इनके पॉइंट अच्छे से अगर आपने ये समझेंगे तो आप लोग वहाँ लिख सकते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट, जिसमें चर्च के पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट, जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता है। तृतीय स्टेट, जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर, नौकर आते थे। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने हिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा आप अच्छे से, अगर मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊँगी।
तो उसमें भी ये हमारे में यही था, जैसे प्रथम में पहले ब्राह्मण, द्वितीय क्षत्रिय, तृतीय में वैश्य थे और शूद्र। इस तरह से आप लोगों को अगर पढ़ा होगा आप लोगों को पता चलेगा। लगभग 60% जमीनों पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाला कर यानी कि टैक्स से छूट। राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा लिया जाता था। जो नीचे तबके के लोग थे, जैसे कि मजदूर, इन तरह के लोगों से टैक्स लिया जाता था। टाइथ तृतीय स्टेट से कर, चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर, उसको टाइथ कहा जाता था। और टाइल तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर टाइल कहलाता था, यानी कि टैक्स। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण, इनको हम जानेंगे। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 करोड़ थी, से बढ़कर 1779 में 2.8 करोड़ हो गई। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। यानी कि मजदूरी जो थी वो उतनी ही थी, लेकिन महंगाई जो थी वो बढ़ती जा रही थी। जैसे पाव रोटी का जो कीमत था वो बढ़ता जा रहा था और उनकी जो आय थी, वो जो उनकी मजदूरी थी वो बहुत उसके अकॉर्डिंग बहुत कम थी, जिसके कारण अमीरी गरीबी के बीच खाई चौड़ी हो गई। सूखे या ओले के प्रकोप के कारण स्थिति और बदतर होती जा रही थी। 12 अरब लिब्रे के कर्ज, राजकोष खाली हो गया, जीविका संकट पैदा हो गया। यहाँ पर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे और इनको अच्छे से नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण। हमने सामाजिक कारण पढ़ा है, आर्थिक कारण पढ़ा है, अब यहाँ पर हम लोग राजनीतिक कारण देखेंगे। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस निरंकुश राजशाही का केंद्र था। फ्रांसीसी राजाओं के पास असीमित शक्ति थी और उन्होंने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। यानी कि उन्होंने खुद को ही अपने आप को, जो राजा थे उन्होंने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। निरंकुश राजशाही, दोषपूर्ण प्रशासन, असाधारण खर्च ने फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण का गठन किया। युद्धों और विलासिता में अधिक खर्च के कारण फ्रांस दिवालिया हो गया। अयोग्य शासन, यहाँ पर जैसे उन्होंने युद्ध में अविलासिता मतलब बहुत ज़्यादा ही अपने पर ही ज़्यादा धन खर्च किया, जिसके कारण वो एक अयोग्य शासन बन गया, जैसे दिवालिया हो गया वो। अब आते हैं हम मध्य वर्ग। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा गया। मध्य वर्ग को राजनीति अधिकार बिल्कुल नहीं मिले थे। इस वर्ग का समाज में कोई विशेष सम्मान नहीं था। बुर्जुआ या मध्यम वर्ग में लेखक, डॉक्टर, जज, वकील, अध्यापक और असैनिक अधिकारी जैसे शिक्षित व्यक्ति तथा व्यापारी, बैंकर और कारखाने वाले धनी व्यक्ति शामिल थे। यह सभी पढ़े लिखे होते थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। यानी कि इन लोगों का मानना था कि जब जन्म होता है तो तब से विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। लुई 16 1774 में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। वह फ्रांस के बुर्बो राजवंश के राजा था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसका राजकोष
खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। यानी कि जब उसका राज्यारोहण हुआ उस समय राजकोष जो था वो खाली था, उसके कारण देखेंगे हम यहाँ पर। लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, पूर्ववर्ती राजाओं की शानो शौकत पर फिजूल खर्ची, यानी कि बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची की उन्होंने अपने शानो शौकत पर, इस वजह से भी कारण है कि राजकोष खाली था। जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1779 में 2.8 करोड़ हो गई, यानी कि जनसंख्या भी बढ़ गई। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना, यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता की, ये भी उसका कारण है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, इसको हम यहाँ पर अच्छे से जानेंगे। आप लोग इनको नोट करिए नोट्स को, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1779 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। उन्होंने यानी कि कर पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एक बैठक बुलाई। एस्टेट जनरल में मतदान एस्टेट के आधार पर होता था, ना कि व्यक्ति के आधार पर, लेकिन इस बार तीसरे एस्टेट के लोग व्यक्ति आधारित मतदान की मांग करने लगे। यानी कि वहाँ पे व्यक्ति के आधार पर वोट नहीं होता था, मतदान जो था वो एस्टेट के आधार पर होता था। लेकिन जब तीसरी बार आया तो उन्होंने फिर लोगों ने मांग करी, व्यक्तियों के आधारित पर मतदान की मांग रखी उन लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ पर होता है इंडिया में। लुई 16 ने उनकी मांग खारिज कर दी, जिसके विरोध में तीसरे एस्टेट के लोगों ने बैठक कर सभा से बाहर चले गए। इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों का बाजार गर्म था और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगे। यानी कि एक तरफ महंगाई थी और एक तरफ अफवाह हो रही थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही हिंसक प्रदर्शन हो रहा था। 14 जुलाई 1779 को क्रुद्ध भीड़ ने बास्टिल के किले को तोड़ दिया। यानी कि भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई कि उन्होंने बास्टिल फोर्ट को ही तोड़ दिया। बास्टिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, यानी कि उसकी जो निरंकुश शक्तियाँ थीं उनका एक सिंबल था। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र। 20 जून 1779 को लोग वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। 4 अगस्त 1779 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कभी आप पीसीएस का या कोई अदर स्टेट का एग्ज़ाम देते हो तो फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र की नींव कब पड़ी, इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो 1791 1791 ये आप लोगों को अच्छे से नोट करना है। नेशनल असेंबली का उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांटा जाएगा, जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नए संविधान के अनुसार मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला जो पुरुष थे, यानी कि जो मतदान का अधिकार था वो केवल नागरिकों को मिला, लेकिन वो सिर्फ पुरुषों के लिए था जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे।
महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा है। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित हस्तांतरित कर दिया गया। राजनीति प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों को किया जाता था। टूटी हुई जंजीर। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है, यानी कि जब दासों को बांधा जाता था तो जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। अगर टूटी हुई है हथकड़ियाँ तो समझ लीजिए वो आज़ादी का प्रतीक है। छड़ों का गट्ठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल है, ये इसका प्रतीक है। कभी आप लोगों ने पता नहीं मुझे तो खैर, लेकिन मैंने जब अपने टाइम पे छोटे में स्कूल में हम लोगों को टीचर पढ़ाती थी, तो जैसे अगर एक डंडी है उसको हम तोड़ेंगे तो उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर वो 3-4 इकट्ठी अगर दे दें और उनको बोलें कि एक साथ तोड़ो तो वो नहीं टूटती थी। इस तरह से हम लोगों को टीचर पढ़ाती थी। तो ये उसी का यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो उसको यहाँ पर एकता में ही बल है का प्रतीक माना है, यानी कि सभी इकट्ठी हो गई हैं लकड़ियाँ और उनको आप तोड़ रहे हो स्टिक को तो वो नहीं टूट रही, यानी कि उन सब में एकता में बल है। और अकेली है तो आप आसानी से उसको तोड़ सकते हैं। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूरज की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक है, यानी कि राजदंड दिया गया है तो उसको शाही सत्ता का प्रतीक माना जाएगा, यानी कि शाही सत्ता का प्रतीक। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप समानता का प्रतीक। अंगूठा का कोई और छोर नहीं होता। इस तरह से यहाँ पे इसको बताया गया है। गिलोटिन क्या था इसको जानेंगे। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। रॉबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस का शासन देखती थी। उन्होंने एक डायरेक्टरी नियुक्त की जो फ्रांस का शासन देखती थी, एक कार्यपालिका 5 सदस्यों वाली। लेकिन अक्सर विधान परिषद से उनको हितों का टकराव होता रहता था। इस राजनैतिक अस्थिरता का फ़ायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और उसने 1799 में डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। यानी कि जो बोनापार्ट नेपोलियन जो बोनापार्ट था उन्होंने 1799 में डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया और स्वयं 1804 में फ्रांस का सम्राट बन बैठा। नेपोलियन 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। उन्होंने पड़ोसी यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उनकी बागडोर और अपने ख़ानदान के हाथों में दे दी, यानी कि उन्होंने पुराने राजवंशों को हटा दिया और उनकी बागडोर अपने ख़ानदान के हाथों में दे दी। नेपोलियन ने यूरोप के आधुनिकीकरणकर्ता के रूप में अपनी भूमिका देखी। अंततः 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। वाटरलू में हार किसकी हुई अगर पूछा जाए तो नेपोलियन 1815 में। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? यहाँ पे हम ये देखेंगे।
ये छोटे-छोटे पॉइंट हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप अगर अच्छे से समझेंगे, उनको लर्न करेंगे, तो आप लोगों को आंसर राइटिंग करते वक़्त कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बास्तिल फोर्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है फ्रांसीसी क्रांति को लेकर, तो आप वहाँ पर अच्छे से इसके कारण लिख सकते हैं। छोटे-छोटे पॉइंट हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और इस तरह के पॉइंट ही फिर उठकर प्री में आते हैं, जो आप लोगों को ऑप्शन में सेंटेंस के रूप में दिए जाते हैं। वहाँ पर आप लोगों को डाइवर्ट करके भी दिए जाते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे समझना है। इनको अच्छे से पढ़िए, आप लोग समझिए इनको। महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। महिलाओं ने पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की मांग की। महिलाओं के जीवन में सुधार। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। अब पिता उन्हें अब उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थीं। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। यानी कि पहले जब इलेक्शन हुआ था, मतदान हुए, तो उसमें पुरुषों को दिया गया था, लेकिन फिर 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने भी मताधिकार हासिल कर लिया। यानी कि अगर पॉइंट आता है कभी कि फ्रांस की महिलाओं ने सर्वप्रथम मताधिकार कब हुआ उनका, तो अधिकार कब हासिल किया, तो 1946 में। दास प्रथा का उन्मूलन। यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा किया गया। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। यानी कि फ्रांसीसी सौदागर जो बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, वह स्थानीय सरदारों से ही दास खरीदते थे। दासों को हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। यानी कि एकदम भर दिया जाता था, बैठने की कोई सीट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब एकदम से उनको जैसे सामान डाल देते हैं किसी बॉक्स में हम लोग, इस तरीके से उनको दासों को भर दिया जाता था। आप समझ सकते हो उस समय स्थिति कैसी रहती होगी। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। यानी कि उन्होंने पहले सरदारों से खरीदा दासों को, फिर बाद में उनको दूसरी जगह बेच दिया। बोर्दो और नान्ते बंदरगाह समृद्ध नगर बन गए। 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित किया। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया। यानी कि जो पूरा अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो हुआ है फ्रांसीसी उपनिवेश से, वो 1848 में किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए? फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा प्रदान किया। फ्रांस की क्रांति ने विश्व के अन्य देशों में भी प्रजातंत्र के विकास को गति प्रदान की। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, शिक्षा व सैनिक गौरव के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की।
1779 की फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसको आप अच्छे से समझिए। 1779 की फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1779 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण द्वितीय और तृतीय स्टेट के लोगों को असम्मान एवं शोषण करना है। फ्रांस के राजा लुई 16वें ने एक निरंकुश राजा थे और एक अयोग्य शासक भी थे। वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर देते थे, हमेशा भोग विलास में लिप्त रहते थे, जिसकी वजह से पूरा साम्राज्य दिवालिया हो गया था। आपने आगे पहले पढ़ा है। और जिसके कारण लोगों ने बास्टिल फोर्ट जो था वो तोड़ दिया था, जो राजा की निरंकुशता का प्रतीक है। 1879 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखते हैं। 1779 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह शासक की निरंकुशता के खिलाफ लोगों का पहला महान विद्रोह था। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को उत्पन्न किया, जिसने फ्रांस की सीमाओं को पार किया और पूरे यूरोप को प्रभावित किया। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के नारे का प्रसार फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक शब्द थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीन शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में आमूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। आपने जैसे पहले पढ़ा है, उनकी आर्थिक स्थिति वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। यहाँ तक कि उनको रोटी, जिसको पाव बोलते थे वहाँ पर, वो बहुत महंगा हो गया था। उनकी आय से भी ज़्यादा वो महंगा पड़ रहा था उन लोगों को। आप समझ सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। मानवाधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। तो जो फ्रांस की क्रांति है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था आप लोगों के लिए, एवरी एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए, इसको लिखिए, आप लोग इसको पढ़िए। आप लोग पहले बुक्स में चैप्टर पढ़िए, फिर उसके बाद ये वाले नोट्स बनाइए, आप इनको समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और यहाँ से क्वेश्चंस मेंस और प्री दोनों में ही आता है। आप सब कंटिन्यू करते रहिए। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। जिस को दिक्कत है, जिस को किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग आगे इसको शेयर करते रहें, ताकि और भी बच्चे जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को ये मिल सके सब चीज़ें। तो आप लोग समझ सकते हैं और अच्छे से पढ़िए, आप लोग कंटिन्यू रहिए। आप सबको थैंक यू और सबको राधे राधे।